नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां भारत चीन सैनिकों की झड़प को लेकर कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का पलटवार। राहुल गांधी ने सरकार और सेना पर उठाए थे सवाल। राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने पलटवार किया है। सेना पर राहुल गांधी को क्यों नहीं होता है गर्व, गौरव भाटिया का ये सवाल है। सेना के पराक्रम से राहुल गांधी को दर्द होता है। भारत की 1 इंच भूमि भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है। तो गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पलटवार किया है राहुल गांधी के बयान पर। भारत चीन के बीच हुई झड़प को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है और इसी के चलते राहुल गांधी के वार पर अब गौरव भाटिया, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा पलटवार किया है। किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में यह हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हों और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, यह संभव नहीं है, असंभव है। ये कहने के बाद मैं एक बात पे खासा जोर डालूंगा। जब जब हमारी वीर सेना अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाती है, तो ऐसा क्यों है कि भारतीयों की छाती 56 इंच की हो जाती है, लेकिन दर्द होता है तो हमारे दुश्मन देश को और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। क्यों आपकी छाती 6 इंच की हो जाती है राहुल गांधी जी, जब देश के नागरिकों की छाती 56 इंच की हो जाती है? भूमि किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में यह हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व। तो देखिए किस तरीके से वार पलटवार का दौर चल रहा है। चीन और भारत के सैनिकों के बीच तवांग में जो झड़प हुई, उसको लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार छुपाने का प्रयास कर रही है। लगातार चीनी सैनिक जो है युद्ध के लिए तैयार हैं, और इसी के साथ राहुल गांधी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि 2000 किलोमीटर स्क्वायर जमीन छीन ली गई है भारत की। लेकिन अब इस पर पलटवार करते हुए गौरव भाटिया, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है भारत की 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं सकता है दुश्मन। क्यों विश्वास नहीं है राहुल गांधी को सैनिकों के पराक्रम पर? क्यों वो ये मानना नहीं चाहते हैं कि भारतीय सैनिक इस कदर सशक्त हैं कि वो अपनी भूमि की रक्षा कर सकते हैं? अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, और अब गौरव भाटिया ने कहा है कि आखिर क्यों विश्वास नहीं है राहुल गांधी को जवानों पर, भारतीय सैनिकों पर। अब इस जिस तरीके से पूरा मामला उछल रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी छुपाने का काम कर रही है। देखिए, अगर हम बात करें तो राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा पर है, और जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और करीब 300 से ज्यादा जवानों को की घुसपैठ कराने की चीन की नापाक जो कोशिशें थी, उसको कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने जवाब दिया, और चीन उसमें कामयाब नहीं हो पाया। और इसको लेकर भारत में अगर हम बात करें तो लगातार चर्चाएं हो रही है, और सरकार की ओर से भी आधिकारिक तौर पर बयान दिया गया, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद भवन में कहा कि हमारा एक भी सैनिक घायल नहीं हुआ है, और ये पहले का भारत नहीं है, इस बार का भारत मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। और इसी बीच लगातार कांग्रेस की ओर से भी बयानबाजी हुई, या तमाम अन्य विपक्षी दलों की ओर से भी बयानबाजी हुई। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि चीन लगातार धमकियां दे रहा है, और चीन को लेकर भारत की जो
विदेशी कूटनीति है राजनीतिक तौर पे वो सही नहीं है। इसका जवाब देते हुए कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रवक्ता है गौरव भाटिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो नीयत है वो साफ दर्शाती है और पहले भी कांग्रेस पार्टी चीन को लेकर भारत से ही सवाल उल्टा पूछती आई है और निश्चित तौर पे यहां तक कि गौरव भाटिया ने कह दिया कि जयचंद जैसे काम राहुल गांधी कर रहे हैं और भारतवासियों का सीना जब 56 इंच का होता है तो कांग्रेस पार्टी का सीना 6 इंच का हो जाता है। इसके अलावा गौरव भाटिया ने कहा कि 1962 की सेना ये नहीं है, ये सेना 2022 की सेना है जो अत्यधिक आधुनिक जो हथियार है उससे लैस है और किसी भी तरीके से चीन हो या कोई भी दुश्मन देश हो उसको मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहा है वो निराधार आरोप है और गौरव भाटिया ने तमाम तरीके की बातें कही। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं बड़े आरोप और सरकार को घेरने का प्रयास था, लेकिन गौरव भाटिया ने पलटवार किया है। अब इस पलटवार के बाद ये घमासान यहीं थमता है या और आगे बढ़ता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम के सीएम संग अमित शाह की बैठक कोलकाता में आयोजित की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता करने कोलकाता पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बैठक में सुरक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार के मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में शामिल नहीं होंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। तो देखिए बड़ी अपडेट, बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम के सीएम संग अमित शाह की बैठक कोलकाता में आयोजित की जा रही है। ये बैठक की अध्यक्षता करने कोलकाता पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बैठक में सुरक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल नहीं होंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है, कहीं ना कहीं सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। क्या तैयारी इस बैठक की? देखिए, अगर हम बात करें तो कल से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और कल भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात की और एक बैठक की और बातचीत की। और आज की अगर हम बात करें तो आज जो ईस्टर्न जोन के जितने भी स्टेट है, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें या बिहार की बात करें, इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक साझा बैठक होगी। क्योंकि इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है वो जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो इस बैठक में सम्मिलित नहीं होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल में जो भी भारत सरकार के कार्यक्रम रहे हैं उसमें नीतीश कुमार का एक तरीके से किनारा भी रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार की ओर से जो डिप्टी सीएम है बिहार के तेजस्वी यादव और जो वित्त मंत्री है बिहार के, वो इस बैठक में चूंकि हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही तमाम जो राज्य जिन राज्यों के इस बैठक में हिस्सा लेना है उनके मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं तो उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे और एक साझा रणनीति बनाई जाएगी। खासतौर पर अगर आप पश्चिम बंगाल को देखिए या जिन राज्यों की सीमाएं दूसरे देशों से सटी हुई है, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी कि केंद्र सरकार और सेंट्रल फोर्सेस के साथ राज्य सरकार की पुलिस और खुद राज्य सरकार किस तरीके से समन्वय बनाकर भारत की सीमाओं को और भी सशक्त और सुरक्षित बना सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज एक रणनीति बनाई जाएगी और इसी के तहत कहीं ना कहीं ये जो महत्वपूर्ण जो बैठक है वो बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार घुसपैठ की कोशिशें कहीं ना कहीं दुश्मन देश की ओर से की जा रही है, उसको लेकर भारत सरकार एकदम सशक्त है, भारत सरकार एकदम मजबूत तैयारियों में है कि किसी भी तरीके से, अभी हाल में आपने देखा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में किस तरीके से चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और यही कारण है कि पहले से और स्थितियां मजबूत रहे, खासतौर पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय रहे। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज ये बैठक बुलाई गई है और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा होगी, चाहे तस्करी की बात करें, ड्रग्स की तस्करी की बात करें, तमाम विषयों को लेकर किस तरीके से इन चीजों पर सख्ती लगाई जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं आज चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए अंतर्राज्यीय व्यापार के मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। कहीं ना कहीं सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण ये बैठक है पीयूष, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो भी अभी हाल फिलहाल के जितने भी भारत सरकार की ओर से कार्यक्रम कराए गए हैं, जिनमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया था, तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सरकारी कार्यक्रमों से अपने आप दूरी अभी फिलहाल बनाए हुए हैं। और हालांकि बिहार सरकार की ओर से कोई ना कोई प्रतिनिधि या वर्चुअली तौर पे, कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअली तौर पे जरूर एक दो बार जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा जब बिहार में सरकार
जब एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार, उसके बाद कहीं ना कहीं जो अनबन है वो बीजेपी से चल रही है, लेकिन इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं इन बैठकों पर भी देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि आज की भी बैठक में ये अभी तक की जो प्राप्त जानकारी है, जिसमें नीतीश कुमार किसी भी तरीके से सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बात करें या बिहार के वित्त मंत्री की बात करें, वो दोनों ही लोग इस बैठक में सम्मिलित होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे, पश्चिम बंगाल की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो सम्मिलित होंगी। तो निश्चित तौर पे बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी किस तरीके से कानून व्यवस्था और भी सुदृढ़ किया जा सके, इसको लेकर यहाँ पे चर्चा हो सकती है। झारखंड में किस तरीके से मजबूत कानून व्यवस्था करना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आज चर्चा होगी, क्योंकि ये थोड़ी देर का वक्त बचा है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसके बाद पूरी तरीके से एक साझा रणनीति बनाई जाएगी। अगर राज्य सरकारों को किसी तरीके से दिक्कत है तो केंद्र सरकार किस तरीके से सहयोग कर सकती है, और केंद्र सरकार किस तरीके से और अपने आप को मजबूत उन बॉर्डर्स पे कर पाए, इन सब तमाम विषयों को लेकर एक समन्वय बैठक कहीं ना कहीं बुलाई गई आज। बिल्कुल, तो देखिए इस महत्वपूर्ण बैठक के जरिए क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं। 4 साल पूरे होने पर सीएम अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की गई है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के 4 साल हो चुके हैं। 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ प्रदेश के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। बिहार से अब खबर, जहां बिहार में अब तक जहरीली शराब से 66 लोगों की मौत हो गई है, जिसको लेकर बिहार में सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवयानी मिश्रा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो गई है। इनके राज्य में ना तो शराबबंदी सफल है और ना ही पुलिस प्रशासन इनका कोई काम करती है। बिहार सरकार में 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की होड़ लगी हुई है। देवयानी मिश्रा ने कहा है कि दोनों का सपना सपना ही रह जाएगा। बिहार में जो अभी परिस्थिति है और हम सब देख रहे हैं, चारों ओर हत्याएं, टीचर्सों को मारना, लूटपाट और साथ में शराबबंदी जो एक समय में लागू किया गया था वो कभी सफल हुआ ही नहीं। और अभी ये हत्याएं और ये मौत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और बात करने पर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब सदन में अपने शालीनता खो के, सारे प्रोटोकॉल्स खो के वो चिल्लाने लगते हैं। ये बहुत ही खराब स्थिति है बिहार की। और बात करने पर उनके पास एक ही जवाब है, और वो जवाब है जो पिएगा वो मरेगा, और जो बेच रहे हैं उनका क्या। और बात करने पर आप सदन में चिल्ला चिल्ली करते हैं, आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल में नहीं रख के आप कुछ भी बोले जाते हैं। और ये जो भी हत्याएं हुई हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिन्होंने कानून लागू किया था वही मेन रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो कृपया हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस्तीफा दे दें। तो देखिए किस तरीके से बिहार सरकार की नाकामियों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी भी और लोजपा भी अपनी आवाज बुलंद कर रही है। जहरीली शराब कांड पर लगातार सियासत मची हुई है, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान दिए गए हैं उनकी कहीं ना कहीं उसको लेकर कहा जा रहा है कि सरकार नतमस्तक हो चुकी है पूरी तरीके से। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए बिहार से। मनोज, देखिए किस तरीके से सियासत जो है लगातार हो रही है शराब कांड को लेकर, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इस दौरान सरकार किस तरीके से संज्ञान ले रही है, क्योंकि बयानबाजियां भी अजीब और गरीब कहीं ना कहीं सामने आई है नीतीश कुमार की, जिसको लेकर लोजपा और बीजेपी दोनों ही आक्रामक हैं। जी बिल्कुल, जब जिस प्रकार देखा जाए कि अब शराब को लेकर जो लगातार मौतें हो रही हैं, इसको लेकर अभी थोड़ा सा विधानसभा भी उधर डिस्टर्ब चला और आज 2 दिन लगातार विधानसभा भी बंद है। और उसमें देखा जा रहा है कि अब इसमें जो भी लोग हैं, और नीतीश कुमार ने पल्ला बिछा दिए, साफ उन्होंने कहा कि मरने वालों को मुआवजा तक अब नहीं मिलेगा। और जहरीली शराब जब बिहार में बंद थी उसके बाद उन्होंने एक बात और भी कहा कि यदि सबकी सहमति हो तो बिहार में फिर से पुनः शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन देखिए इस तरह की जो बातें आ रही है तो उससे लग रहा है कि अभी आने वाले समय में काफी कुछ देखने सुनने को मिलेगा।
और देखिए ना, कांग्रेस की प्रवक्ता भी अब उल्टा आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री को, और जबकि वो गठबंधन में है, लोग गठबंधन का सरकार चल रहा है और कांग्रेस का समर्थन है, उसके बाद भी ये सब देखने सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए बिहार में जो शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से मौतें हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी लेने को क्योंकि कोई तैयार नहीं है, सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लोगों का क्या होगा, प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले को डील कर रहा है? जी, प्रशासन देखिए इस मामले में अभी तक वहाँ पे सिर्फ केवल जांच चल रहा है, जांच के नाम पे अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। और छपरा में भी देखिए पिछले बार भी कुछ लोग जो मरे थे 2 दर्जन से ज्यादा, उसमें भी बोला गया था कि जांच चल रही है, अब तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई। और ये तो लेटेस्ट अभी मामला है, और जिसमें करीब 60 लोगों से ज्यादा की मरने की बातें आ रही है सामने, उसमें भी अब तक प्रशासन चुप्पी साधी हुई है, प्रशासन कुछ बोल नहीं रही है, और ना ही अब तक कोई बड़ी आला अधिकारी इस तरह का बुलाकर संवाददाता सम्मेलन करके बात रखे हो, ऐसा कुछ अब तक नहीं किया गया है। ठीक है मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बिहार में जहरीली शराब कांड पर बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही बयानबाजी को लेकर अब पप्पू यादव ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि शराब का पूरा कारोबार बीजेपी नेताओं के संरक्षण में चल रहा है। बीजेपी के करीब 60% से ज्यादा जिला अध्यक्ष शराब मामले में पकड़े गए हैं। पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि शराब कारोबार में लिप्त लोगों का उनसे सीधा रिश्ता है। इसके अलावा उन्होंने पीड़ितों को 50,000 रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। एमएलए एमएलसी नेता शराब पीते हैं, चाहे वो लगभग सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगभग। यदि हिम्मत है तो जांच करा लीजिए ब्लड का, और मंदिर में ढूक के क्रिया खाइए कि शराब नहीं पीते हैं। जिस भाषा का प्रयोग बीजेपी वाले कर रहे हैं, इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है। सबका नाम मैंने डिक्लेयर किया आज, कौन कौन कितने बड़े बड़े माफिया। क्या इन सब पर कुर्की होगी? क्या इन सब की संपत्ति जांच होगी? क्या इनकी संपत्ति सीज होगी? मुजफ्फरपुर में 10 महला बिल्डिंग बना लिए हैं जो शराब माफिया, क्या उनकी जांच होगी? इस्तीफा मांग रहे हो और कह रहे हो जेल भेजना चाहिए एफआईआर, तो एफआईआर तो इस्तीफा तो नरेंद्र मोदी का गुजरात में न मांगोगे, जोगी जी से और मध्य प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मांगोगे ना। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी को शराब से मरने वाले, शराब पीने वाले का दोष हो सकता है नीतीश जी, लेकिन उसके परिवार का सब गरीब 90-95% अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ी जाति के लोग हैं। हमें मुआवजा देनी चाहिए, हम मुआवजा की मांग अपनी सरकार से करते। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता बने हुए हमारे साथ मनोज देखिए किस तरीके से अब पप्पू यादव जी, माफ कीजिएगा, उनकी तरफ से ये जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी आरोप लगाया है कि बीजेपी के ही संरक्षण में इस तरीके से शराब, जहरीली शराब परोसी जा रही है, उसके कारोबार में कहीं ना कहीं बीजेपी का संरक्षण है। इस तरीके के आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की तरफ से? मनोज, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए शायद अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है संवाददाता तक, दोबारा से प्रयास करेंगे उनसे कनेक्ट करने का। लेकिन इसी बीच देखिए किस तरीके से शराब कांड को लेकर लगातार बिहार में सियासत एक तरफ चल रही है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। ये कहां जाकर थमेगा, और साथ ही साथ जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदारी लेते हुए ये मौतों का आंकड़ा कैसे रुकता है, ये बड़ा सवाल बिहार के लिए अब बना हुआ है। बिहार के औरंगाबाद में फर्जी क्लिनिक के डॉक्टर ने अपनी दबंगई दिखाते हुए एक घर में घुसकर रॉड से दंपत्ति पर जानलेवा हमला किया है, जिसमें दोनों दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बरुण थाना क्षेत्र के खेमदा गांव की बताई जा रही है, जहां मकान के कब्जे को लेकर आरोपी और पीड़ितों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। खबरों की माने तो आरोपी डॉक्टर ने जबरन पीड़ितों के मकान पर कब्जा कर रखा था, जिसका विरोध करने पर आरोपी डॉक्टर अपने कुछ साथियों के साथ पीड़ितों के घर में घुसकर पहले महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की और फिर दंपत्ति पर जानलेवा हमला भी किया गया। तो देखिए पेशे से डॉक्टर है आरोपी, और किस तरीके से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप है। पूर्व से हमारा जमीन लिया, झोल झाल करके ज़मीन लिखवा लिया है, रूम का जगह पूरा घर लिखवा लिया है, और उसका नाम न्याज डॉक्टर उर्फ जगमोहन प्रसाद है। घर लेने के बाद उसने डॉक्टर का अपना नाम बदल दिया, जगमोहन रख लिया,
और कल घर में आकर के 5-6 गो आदमी की संख्या में हम लोग पत्नी अपने घर में मुँह हाथ धो रहे थे जो दही में आकर के मारपीट करने लगा, रड से मार दिया कि परिवार के हमारा पत्नी का अंगुली टूट गया है, पीछे सीना उना में दर्द लग गया है, मेरा मार दिया है, सूजन है चेहरा पर, सीने में बहुत दर्द है। एक डॉक्टर है वो हमारे ही रूम में रहता है, फर्जी तरीके से हमसे लिखवा लिया है एक रूम, और वो रोजाना हमें धमकी देता है मारपीट करने के लिए। और आज हम लोग सुबह उठे मुँह हाथ धो ही रहे थे कि 4-5 आदमी लेके आया और हमसे झपट पड़ा, हमको भी सब कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया और हमारे आदमी को भी 4-5 आदमी मिल के बहुत मार यहाँ शिवगंज से आ रहे थे यहाँ औरंगाबाद काम करने, तो यहाँ पे रतनपुर पेट्रोल पंप के पास इनका टेम्पो पलट गया है, उसी में है। कितने लोग थे? तकरीबन 8-10। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या देखिए जानकारी, किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है? डॉक्टर ही इसमें आरोपी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए कि अब इनका कहना है कि हमारे मकान को ये लोग कब्जा कर लिए हैं और यहाँ पे जब ना किराया वगैरह दिया जाता था ना किसी प्रकार की उन्हें किसी तरह का जो मदद चाहिए था वो मिल रहा था, और ये लोग धीरे धीरे उसमें अपना कब्जा टाइप का कर लिए। और इनका ये कहना है पिता का कि ये जब ये किराया वगैरह मांगने और किसी तरह का बात करते थे या किसी से सहयोग लेते थे कि मकान खाली कराया जाए, तो उस पर उन्होंने 4 अपने मतलब लड़कों को ले आकर इनके साथ मारपीट की गई। और इनको प्रशासन भी इस मामले में देखिए अभी तक चुप्पी साधी हुई है। प्रशासन को कम से कम इस मामले को, जबकि ये पहले भी वहाँ के एसपी, स्थानीय एसपी को औरंगाबाद को दिया जा चुका है आवेदन, जिलाधिकारी से ही कई बार मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी अब तक इस मामले में ना डीएम सुन रहे हैं ना एसपी सुन रहे हैं। और यहाँ तक कि ये मतलब कहीं ये देखा जाए कि कहीं बहुत बड़ा जो फर्जी चिकित्सक जिनको बता दी है वो हो सकता है कि पॉलिटिकल पैरवी उनकी हो, जिसके माध्यम से अब तक ना वहाँ के डीएम एसपी कोई भी उचित कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, ना ही अभी तक आरोपी और ना ही आरोपी के साथी। कब तक पहुंचेगी पुलिस उन तक? मनोज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। और देखिए अभी इस मामले में पुलिस तो वहाँ पे चुप्पी साधी हुई है। ये कई बार एफआईआर तक होना चाहिए था, अब तक एफआईआर तक नहीं किया गया है। आप देखिए ना अभी ये इंजुरी रिपोर्ट को लेकर ये सदर अस्पताल में जहाँ ये गए हैं इलाज के लिए, वहाँ पे भी कम से कम वहाँ पे जो फोर्स बैठते हैं वहाँ पे वहाँ जो फर्द बयान ली जाती है, अब तक ये भी नहीं कराई गई है इन लोगों का। इस मामले को अभी एकदम देखने को मिल रहा है कि बिहार पुलिस की क्या रवैया है, और वो भी खासकर औरंगाबाद में, जहाँ पे कम से कम काफी, जहाँ के औरंगाबाद की यदि पुलिस की बात करें तो अभी सिर्फ बालू और दारू में लगी हुई है। इस तरह के मामले को निष्पादन करना चाहिए, अब तक ये लोग निष्पादन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। और बिजनौर से अब खबर, जहां बिजनौर के जलालाबाद में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा है कि जमात का काम सदियों से चला रहा है। जमात ने प्यार, मोहब्बत, सद्भाव और राष्ट्रभक्ति का पैगाम दिया है। असद मदनी ने दीनी और दुनियावी तालीम से बच्चों की जिंदगी संवारने और उनको अदबी खिदामत की तालीम देने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि बच्चों को तालीम के लिए ही मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करने के पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि इल्म और दीन की रोशनी से ही इंसान की जिंदगी संवरती है। रायबरेली से अब खबर, जहां पैसे मांगते क्षेत्रीय वन दारोगा शेष कुमार सिंह का ऑडियो वायरल हो रहा है, जहां पेड़ों की कटाई के लिए परमिट दिलाने के नाम पर पैसे मांगे गए हैं, जहां वन रक्षक संजय यादव का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। हाल ही में सलोन से सस्पेंड होकर बचरावा गए हैं संजय यादव। न्यूज़ 1 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि फिलहाल नहीं करता है। तो देखिए ये ऑडियो सामने आया है किस तरीके से इस पूरे मामले में, जहां पैसे मांगते हुए क्षेत्रीय वन दारोगा शेष कुमार सिंह का ये ऑडियो बताया जा रहा है। हेलो, हाँ साहब, हमका उनके फोन नहीं लग रहा, कितना और जरूरत है? मैं 3 विकेट हो इनका। हाँ, तो 3 पेड़ हैं तो 3 के कितना चाहिए? 12,000 बस 13,500। वो टीपी उपी तो ना पड़ी ना, और कुछ ना पड़ी, 13,500। चलो तो देखें, बात कही तो भाई वो पूरा ले चुके हैं पैसा, वैसे 35 कितना 30,000 कुछ रुपया ले चुके हैं। 30,000
संजय लिए हैं, तब लिए तो कर दिए मुझे, वो वही है। चलो ठीक नहीं है। जरूर हुआ रेंज आपकी तो जाती तो सब गए है ना। हाँ मतलब खाली अगर आप 13.5 में मतलब इनसे ये इनका 1,500 इनका देख पड़ी, अगर 12 संजय दीजिए 10 ही दीजिए, हम करा दे 2,000 हम दे दिए भाई। तो कह अरे तो फिर हुआ अटकी है तो जौन है कई दिन में मिल जाएगी। अरे 10 दिन तो लग ही जाएगी। मतलब हुआ है तब वो लग जाएगी। यहाँ कहा तो भेज दी रिपोर्ट। यहाँ से रिपोर्ट चली गई। चलो ठीक है। देख डाकखाने अब फोनवा उठावे तो फोन लगी नहीं रहा, नाट जबल बात करी से फोन। तो देखिए किस तरीके से पैसे मांगते हुए क्षेत्रीय वन दारोगा शेष कुमार सिंह का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो भी हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल न्यूज़ 1 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। वन रक्षक संजय यादव का इसमें नाम सामने आ रहा है। पेड़ों की कटाई के लिए बताया जा रहा है कि परमिट दिलाने के नाम पर इस तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, और उसका ये ऑडियो था जहां हाल ही में सैलून से सस्पेंड होकर बचरावा संजय यादव गए हैं, और इसी बीच उनका ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो के आधार पर और ऑडियो की सत्यता के आधार पर क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती ये देखना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।